गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और आत्मनिर्भर भारत के रिगार्डिंग। सेल्फ रिलायंस के लिए देखो पीएलआई स्कीम का क्या रोल हो सकता है, इसके रिगार्डिंग राइटर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस, ठीक है, तो आईआर से मिलता जुलता आपका ये आर्टिकल हो जाएगा। और तीसरी चीज है रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग। ये आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स देखिए, हमने जब 21 अक्टूबर को हमने स्टेबल बर्निंग का मुद्दा काफी डिटेल में डिस्कस किया था, उसी के साथ थोड़ा रिलेटेड आर्टिकल है, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स पर यहाँ पर राइटर ने बात करी है, तो उनको भी समझने की आज कोशिश करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट, आज की कोट ऑफ द डे, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until and unless we obtain peace within ourselves। और ये बात बोली गई है दलाई लामा जी के द्वारा। देखिए, पीस ना बेसिकली शांति काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें देखो आउटर वर्ल्ड के अंदर तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर आउटर वर्ल्ड के अंदर इसको अचीव करना है ना, तो अपने आप के साथ हमें पीस एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। देखो, आज के टाइम पर ना आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज का बारे में सुनते हो, राइट। इसके साथ ही हमें बहुत सारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कम्युनलिज्म का मुद्दा हो गया, या फिर रीजनलिज्म अगर मैं थोड़ा नेगेटिव सेंस में बात करूं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, नक्सलिज्म का इशू हो गया। ये सारे हमारे जनरल स्टडीज के अलग अलग टॉपिक्स ही तो हैं। आप एक चीज सोचो, ये इमर्ज हो क्यों रहे हैं? दरअसल में ये इमर्ज इसीलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि लोगों का अपने आप के साथ जो पीस होना चाहिए वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। बिल्कुल, जब इंसान अपने आप से थोड़ा मान लीजिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और अपने आप के साथ जो पीस था वो खत्म हो जाता है, तो सोसाइटी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके नेगेटिव इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, नक्सलिज्म की फॉर्म में, कम्युनलिज्म की फॉर्म में। जो सोसाइटी में रिलीजियस हार्मनी का एक तरह से कह लो कि रिडक्शन देखने को मिला है, उसके पीछे का रीजन भी यही है, ठीक है। इवन हमें देखो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनसीआरबी का डेटा भी आता है इसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने भी कई बार इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स निकाली हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी वजह से हैं कि हमारा अपने साथ पीस हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, और इस वजह से पूरे दुनिया के अंदर ये पीस के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से, दैट इज पीएलआई एंड आत्मनिर्भरता, ठीक है। एंड इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, ये पर्टिकुलर जो स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं पीएलआई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? देखो, इंडियन गवर्नमेंट का ना काफी पिछले सालों के अंदर फोकस रहा है। फोकस क्या है कि हम ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आउटपुट है, ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, उसको किसी तरह से बढ़ाया जाए। अब देखो, हमारा पहले ये 13 से 15% के आसपास चल रहा था, यानी कि काफी कम था। हमारा टारगेट क्या है? इसको 25% तक लेके जाना। और देखो, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आप एक चीज समझ रहे हो इससे होगा क्या? बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। अगर देखो बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी है, इंडिया का जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको जॉब्स प्रोवाइड करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हम क्या चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना 25% तक पहुंच जाए, तो अच्छी चीज होगी। पिछले सालों के अंदर ये 13-15% था, फिर थोड़ा हमने इसमें इंप्रूवमेंट करी है, और करंटली हम इसको 17% तक ले आए हैं। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, पर अभी भी हम इस चीज के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है, अगर इसको हमने अपने जो टारगेट है 25% तक लेकर जाना है। और यहाँ पर ना राइटर बात कर रहे हैं कि हम चाइना से काफी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। देखो, चाइना के साथ हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पर अगर कोई देश हमसे बेहतर कर रहा है ना किसी चीज के अंदर, तो वहां से सीखने में कोई बुराई नहीं है। और चाइना ने देखो क्या किया है, अपना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इनका 1992 में ये सिर्फ 17% था, जो आज के टाइम पर इंडिया का है, ठीक है। इंडिया करंटली कितना है? 17% है मैन्युफैक्चरिंग का। चाइना का ये 1992 में था, अभी कितना हो गया है 2021 में? 28%। अब जब इतना बड़ा ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है, तो इस वजह से चाइना क्या इमर्ज हुआ है? वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज हो चुका है। इवन आप देखो, पहले जब अगर हम बात करें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सिर्फ 4% शेयर था, ठीक है। ग्लोबली अगर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो 1992 में क्या था? सिर्फ 4% शेयर चाइना का था। आज के टाइम पे वो 30% हो चुका है। इवन देखो, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है जर्मनी, जर्मनी को भी चाइना ने पीछे छोड़ दिया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे काम करे हैं। और आज के टाइम पे ना इंडिया के लिए बहुत फेवरेट टाइम है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बूस्ट करें। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो, आपने कोविड 19 पैंडेमिक के टाइम से देखा है, कंट्री जो अलग अलग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं,
चाइना से दूर जा रही हैं, चाइना से, या फिर एक तरह से बोल लीजिए कि अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रही हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? देखो, चाइना के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेसिव डिपेंडेंस थी हमें कोविड 19 के टाइम्स पे। हमारी जो सप्लाई चेन थी वो काफी डिसरप्ट देखने को मिली जहां जब चाइना के अंदर कोविड 19 आ गया था। इसके साथ ही चाइना के अंदर ना जो वेजेस हैं, जो वहां के लेबर कॉस्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस वजह से कंपनीज की कोशिश क्या है, कुछ और कंट्रीज में मूव करें जहां पर ये चीजें ना हो, जहां पर उनको थोड़े और बेनिफिट्स मिल पाए, और इंडिया एक प्रॉपर डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है। इवन देखो, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम भी किया है। ऑल्दो आजकल देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं आ रही पिछले 2 या 3 सालों से, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना 2014 से लेकर हमारा 2019 तक के आसपास का परफॉर्मेंस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे से हमने इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ जो कुछ रेड टेपिज्म के रिगार्डिंग इश्यूज थे, करप्शन के रिगार्डिंग मुद्दे थे, जो बहुत स्लोली हमारे यहाँ चीजें होती थी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने काम किया है। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी चीजें हमने इन्वॉल्व कर दी हैं। ठीक है ना। एक्सेसिव जो एक तरह का रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आ चुका था, जिसकी बात इकोनॉमिक सर्वे करता है, उसको हमने धीरे धीरे कम किया है। एंड इसने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो इन्वायरमेंट है इंडिया में, उसको बूस्ट किया है। अब यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि अगर ये 25% तक लेके जाना है ना, तो बहुत अच्छा काम करने की इंडिया को जरूरत है। एंड उसी की तरफ एक कदम क्या है, पीएलआई स्कीम। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम हमने जनरली उन सेक्टर्स के लिए दे रखी है जो या तो सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर का क्या मतलब, जो अभी देखो छोटे हैं, ठीक है, अभी न्यू है मान लीजिए, बट फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़े होने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? जैसे एक बच्चा होता है ना, कोई बच्चा भले ही अभी छोटा है, बट ओवर द टाइम हमें लगता है कि इस बंदे का टैलेंटेड बहुत है, फ्यूचर में कहीं बहुत बड़ा बन सकता है। यही चीज यहाँ पे उन सेक्टर्स की बात होती है, उनको सनराइज सेक्टर बोलते हैं, कि अभी भले ही छोटे हो बट फ्यूचर में बहुत बड़े बन सकते हैं। जैसे कि हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप देख भी रहे हो गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कॉरस्पॉन्डिंग। नई नई स्कीम्स आ रही हैं। ठीक है ना, किसान संपदा योजना हो गया, इस तरह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन की बात करें, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स को हमने सनराइज सेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। या फिर वो सेक्टर्स का मेजरली हमने फोकस किया है जहां पर आज के टाइम है हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है, इंपोर्ट वहां इन चीजों का हमें दूसरी कंट्री से करना पड़ रहा है, तो हमारी डिपेंडेंसी होगी ना दूसरी कंट्रीज के ऊपर। तो अगर हमें डिपेंडेंसी को खत्म करना है, यानी कि सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भरता लेकर आनी है, तो वो कैसे हो पाएगी? उसमें एक रोल प्ले करेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पर राइटर कुछ डेटा देते हैं, जैसे कि सेंटर ने नियरली 2 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है ना, $27 बिलियन के करीब करीब कैश इंसेंटिव। देखो एक बात ध्यान रखो, पीएलआई के अंदर हम डायरेक्ट कैश इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आपने इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, ठीक है ना, तो उसके बेस पे आपको पैसा मिलेगा या फिर उसको कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ काइंड में दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम कैश इंसेंटिव दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी ये पर्टिकुलर स्कीम है, जो कहीं ना कहीं क्या करेगी, कंपनीज को एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना, नज करेगी, उनको पुश करेगी कि आप और आउटपुट बढ़ाओ। और आउटपुट इंडिया से बढ़ेगा तो होगा क्या, जॉब्स क्रिएट होंगी, और इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी वो कम होगी। तो हुआ ना ये जो चीजें थी कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करो, तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पे पीएलआई का फोकस देखने को मिलता है। और नीति आयोग ये भी बोल रहा है कि अगर इस चीज को हमने, पीएलआई स्कीम को अच्छे से हमने रन कर लिया, तो उससे होगा क्या, नियरली $500 बिलियन का नया आउटपुट होगा, 2 लाख क्वालिटी जॉब्स। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हम आने वाले सालों के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स कैन बी कि मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट करें, पीएलआई स्कीम उसमें एक बहुत अच्छा चीज हो सकती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा इंग्रेडिएंट्स, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, एपीआई के लिए हम चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो उस चीज के डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट में। एंड इवन मोबाइल फोन सेक्टर के अंदर हमने जो पीएलआई स्कीम स्टार्ट करी थी, तो उसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी और सेक्टर्स के अंदर भी आने वाले टाइम में ये चीजें हम देखने को हमें मिल सकती है। इसके साथ ही देखो एक चीज और है कि एक चीज यहाँ पे राइटर ये बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेकर आने पाए। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि हम अपने यहाँ पे कंट्रीज कंपनीज को बचाने के लिए कुछ तरह के टैरिफ या नॉन टैरिफ मेजर्स को लेकर आते हैं। ठीक है, तो राइटर ये बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के हमें मेजर्स लेकर भी आने हैं जो थोड़े प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ हो सकते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक तरह का सनसेट क्लॉज होना चाहिए, मीनिंग एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होनी चाहिए। देखो आप एक चीज सोचो, मान लीजिए एक ना फैमिली का एक छोटा लड़का है, ठीक है, अब आप ना इसको थोड़ा एक एनवायरनमेंट देते हो। कैसा एनवायरनमेंट?
जिसके अंदर ये ठीक ठाक तरह से ग्रो कर पाए, जिसके अंदर इसको बाहर से बहुत ज्यादा ना दिक्कत ना आए, कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग इसके साथ छेड़खानी ना करें, समथिंग और दैट इस सॉर्ट का। पर आप एक सर्टेन टाइम तक ही इसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे सकते हो, हमेशा के लिए थोड़ी ना दे सकते हो। हमेशा के लिए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप इसको दुनिया से बचा कर रखो, नहीं। इन दी एंड तो इसको खुद ही ग्रो करना पड़ेगा ना, खुद ही दुनिया के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यही यहाँ पे बात कर रही है कि एक तरह का सनसेट क्लॉज होगा, तो ये ओवर द टाइम इनको पता होगा कि हाँ हमारे बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हमारे पास टैरिफ और नॉन टैरिफ प्रोटेक्शन आ रही है तो इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा के लिए आपको ये चीज दी जा रही है। तो उससे क्या होगा, ये जो कंपनीज हैं ये क्या करेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज इनोवेट करती रहेंगी, कंपटीशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता रहेगा। तो इस तरह की जब फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजीज आएंगी तो ओवरऑल कंपटीशन भी बढ़ेगा एंड साथ ही साथ पीएलआई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सक्सेस भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो देखो बात होगी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की थी। दूसरे साइड पे क्या आती है हमारी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए नियरली 80% एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमईज के थ्रू ही आता है, 35% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के थ्रू आता है एंड सिमिलरली आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग भी 25% यहीं से आता है। तो भले ये छोटी छोटी इंटरप्राइजेस जरूर हैं बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लोकली देखो जो रीजनल चीजें होती हैं उनको बनाने में, लोगों को जहां पे वो रहते हैं वहीं पे रोजगार देने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल तो इंपॉर्टेंट है बट इनके इश्यूज भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ठीक है ना। बड़ी इंडस्ट्रीज को तो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी एक्सेस करने में काफी दिक्कत आती है, पैसे नहीं मिल पाते, क्रेडिट। इवन देखो ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्योंकि इनकी थोड़ी क्रेडिट हिस्ट्री ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, कि इन्होंने पहले लोन लिया था या वापस कर दिया, बैंक्स के पास इनकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से कहीं ना कहीं बैंकों से लोन मिलने में काफी दिक्कत आती है, ठीक है। प्रोडक्शन नेटवर्क्स हो गया, मार्केटिंग एक्सेस होना, ये सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की हमें चीजें देखने को मिलती है, एक है पूरा फॉर्मल सेक्टर, एक हो गया दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पर इनको हमारे बीच में जो इतनी डिविजन सी आ चुकी है, इसको डिवीजन को कम करने की जरूरत है। तो जीएसटी को अगर हम एक्सपैंड करें, वो इस चीज को कहीं ना कहीं जो बीच में एक तरह से ना काफी डिफरेंस आ चुका है, इसको कम करने में ये चीज हेल्प कर सकती है, राइट। उसी तरह से देखो एफडीआई के कॉरस्पॉन्डिंग भी, ठीक है, एफडीआई भी इनफ्लो हो रहा है, तो एफडीआई का भी एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है इन सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे कि आप जानते हो डिफेंस प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी ना इसको हमारी गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है। आजकल नई नई चीजों के अंदर हमने एफडीआई को प्रमोट करने की कोशिश करी हुई है और इन सब ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए भी हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि इंश्योर क्या करना है कि एफडीआई फैक्टर को हम अच्छे से देखते रहें, किस चीज का इनफ्लो कितना हो रहा है। अगर इनको प्रॉपर हेड्स में हम देखेंगे कि नए चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एफडीआई आ रहा है, या फिर जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं, पुरानी जो कहीं ना कहीं कंपनीज हैं, उनके अंदर कितना एफडीआई आ रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कितना इनोवेशन हो रहा है एंड किस तरह से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं इस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गया। इंटर स्टेट कंपेरिजन किया जा सकता है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में compete करें, ठीक है, जिसको हम एक तरह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट्स आपस में compete करेंगी कि हाँ ये कंपनी मेरे यहाँ आनी चाहिए, ये कंपनी मेरे यहाँ आनी चाहिए, कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो स्टेट्स के अंदर ना एक तरह का हेल्थी कंपटीशन होगा एंड इस बेसिस के ऊपर वो आपस में compete करेंगे एंड ओवरऑल जॉब्स भी यहाँ पे इंडिया के अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इस फील्ड में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें तो डेफिनेटली जो 2047 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, ठीक है, वो चीज अचीव करी जा सकती है। एंड साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड में ना जो आज के टाइम सिर्फ हम 3% से भी कम जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो 12% तक कर सकते हैं 2047 तक। चाइना का देखा था ना, आई थिंक 30% से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम एफर्ट्स लेंगे तब जाके 12% होगा। तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर बनने के लिए या बाकी ये चीजें अचीव करने के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छे से बूस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे सेकेंड एडिटोरियल की तरफ एंड हमारा सेकेंड एडिटोरियल है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंड इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया सऊदी अरेबिया के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया की लोकेशन भी देख सकते हो, राइट। इसके साथ ही देखो बहुत सारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं, जैसे रूपी रियाल ट्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंड साथ ही साथ किस तरह से हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कॉपरेट कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हो गए, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या रिफाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड इवन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेशंस। आप सभी जानते हो जीसीसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ पे 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं जीसीसी के अंदर। एक तो हो गया क्या, सऊदी अरेबिया ही हो गया,
राइट। उसके साथ ही साथ हमारे और कंट्रीज जैसे कि कुवैत हो गया, राइट। उसके अलावा यूएई, ठीक है, कतर, राइट, बहरीन और साथ ही साथ ओमान। तो ये 6 कंट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जब मैं बात करता हूँ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज हमारे प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देख रहे हो कि इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप में हम अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह से कहीं ना कहीं कॉपरेशन बढ़ाए। और इवन हमारे 1947 से कॉरस्पॉन्डिंग वैसे जनरली हमारे रिलेशन ठीक ही रहे हैं। इवन करंट प्राइम मिनिस्टर जी के अंदर हमारे रिलेशन और काफी मजबूत हो गए हैं। इवन साथ ही साथ 2006 में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, 2010 में रियाद डिक्लेरेशन के अंदर क्या हुआ, हमारी जो रिलेशनशिप थी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, हमने उसको क्या दर्जा दे दिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इसी के साथ 2019 में एक काउंसिल बना दी गई ताकि एक तरह का ना मैकेनिज्म हो कि आपस में जो भी डिस्कशन होनी है वो थोड़ा अच्छे से हम कर पाए। तो काफी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप की। एक तो हो गया उसमें क्या, जियो स्ट्रेटेजिक एलाई। आप देख रहे हो वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन देखो सऊदी अरेबिया एक तरह से ना लीडर ही माना गया है इस पर्टिकुलर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंडिया के अगर वहां पर रिलेशन अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी अच्छी चीज है। उसी तरह से बात करें ट्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग हम काफी अच्छे से कोलैबोरेट करते हैं सऊदी अरेबिया के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे कि सऊदी अरेबिया की कंपनी होगी अरामको, सुनते रहते हो बार बार, ठीक है ना, इन्होंने भी अलग अलग चीजें इन्वेस्टमेंट करी हैं, राइट। और ट्रेडिंग पार्टनर में भी इंडिया का सऊदी अरेबिया क्या है, चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा मेन चीज है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। पूरा वैसे तो हम पूरा इस एरिया जो मिडिल ईस्ट की बात करी वहां पर का जो एरिया है, इंडिया उनके साथ काफी अच्छे रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया भी एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बन जाता है हाइड्रोकार्बन्स का इंडिया के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरसीज कम्युनिटी की, इंडिया के काफी सारे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं, जैसे यूएई हो गया, उसके साथ सऊदी अरेबिया भी हमें 28 लाख के करीब करीब लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि रेमिटेंसीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, राइट। इंडिया आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस शिफ्टर है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। इवन कोविड-19 के टाइम पे भी हमें ये चीज देखने को मिली कि इंडिया और सऊदी अरेबिया ने आपस में काफी कोलैबोरेशन किया, चाहे वो मेडिसिन के कॉरस्पॉन्डिंग हो या फिर जो हमारे लोग उधर फंसे हुए थे उनके साथ भी हमने कोलैबोरेशन किया। उसके साथ ही आप जानते हो कि जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो इस्लाम के कॉरस्पॉन्डिंग जो 2 इंपॉर्टेंट होली साइट्स हैं, दैट इज मक्का मदीना, ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है ना। तो हज फेस्टिवल हो गया, इवन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हज सब्सिडी भी दी जाती है। तो कोलैबोरेशन हमें इस सेंस में भी यहाँ पे देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल कन्वर्जेंस। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बात कर लो, G20 की बात कर लो या गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात कर लो, यहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो काफी हद तक अलाइन है सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट के साथ। उसके साथ ही टेररिज्म के साथ लिंक करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म के साथ डील करने के लिए सऊदी अरेबिया ने इंडिया की काफी बार मदद भी करी है। जैसे कि 2008 के जो मुंबई अटैक्स हुए थे ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सऊदी अरेबिया ने इंडिया की काफी हेल्प करी ताकि जो सस्पेक्ट थे उनको अरेस्ट किया जा पाए। उसके साथ ही लास्टली डिफेंस एंड सिक्योरिटी के माध्यम से भी, ठीक है, अलग अलग इंडिया और सऊदी अरेबिया या फिर अलग अलग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारी मिलिट्री एक्सेस होती रहती हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करी जाती है ताकि आपस में कोलैबोरेशन बढ़ाई जा पाए। तो आप देख रहे हो इकोनॉमी हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गया, तो हर एस्पेक्ट में इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। पर इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया मिल गया, ठीक है, ईरान भी यहाँ पे आपको मिल गया, इसराइल भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह के जब प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो इंडिया को ना काफी एक तरह से ना बैलेंस करना पड़ता है तीनों के साथ। काफी मुश्किल आ जाती है अक्सर, क्योंकि आपस में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, चाहे इसराइल पैलेस्टीन इश्यूज देख लो, यूएस और ईरान के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज हैं, ठीक है। तो इंडिया को इनफैक्ट ना कुछ हमारी जो ऑयल के लिए इंडिया डिपेंडेंट था ईरान के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसको धीरे धीरे हमने उस चीज को भी कम करा। सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में राइवलरी चलती रहती है, ठीक है, जो मुस्लिम्स के अंदर शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये रीजन ना काफी इनस्टेबल रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, यहाँ पे काफी हॉट टॉपिक बना रहता है। आप लोग भी अगर न्यूज फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चलता ही रहता है। तो उस वजह से इंडिया को थोड़ा रिलेशन मेंटेन करना, उनको बैलेंस करना कई बार काफी डिफिकल्टी आ जाती है। उसी तरह से देखो इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी कोशिश करी जा रही है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से वहां पे देरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरामको की बात करें तो वहां पर क्या था, उन्होंने 20% स्टेक था रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, इसको कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब इसको रहने दिया गया। उसी तरह से
कुछ और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अभी जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो थोड़ी अटक गई है, तो ये इश्यूज भी हमें देखने को मिलता है कि काफी डिले हो जाता है। उसी तरह से डायस्पोरा के रिगार्डिंग देखो, आजकल तो वैसे हर जगह ही आप ना थोड़े प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज देखने को मिलती हैं। जैसे अमेरिका के अंदर भी आपने ट्रंप के टाइम पे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी देखी, उसी तरह की कुछ पॉलिसी ना यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज सऊदीआइजेशन पॉलिसी। अब ये क्या मीनिंग है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब्स हैं उनमें ज्यादातर जॉब्स किसको मिलनी चाहिए, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं। इसका नुकसान किसको होगा, ऑब्वियसली इंडियंस को होगा। वो कैसे, क्योंकि अगर जॉब्स सऊदी अरेबिया की सिर्फ उन लोगों को मिलने लग जाएंगी तो इंडियंस को जॉब नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो हम रेमिटेंसेस वहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम हो जाएंगे। एक तरह का फैमिली टैक्स भी इन्होंने लगाया गया है, वो भी इंडिया को थोड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल से संबंधित देखो, एक्चुअल में जो ओपेक कंट्रीज है ना वो क्या करती हैं, वो एक तरह का एशियन प्रीमियम चार्ज करती हैं। इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले भी ऑयल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार पूछा गया था, 2020 की बात है। तो उसी तरह से एशियन प्रीमियम का क्या मीनिंग है, जब भी एशियन कंट्रीज को ओपेक कंट्रीज जो सेल करती हैं क्रूड ऑयल, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ ज्यादा पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, एशियन प्रीमियम। तो ये क्रूड ऑयल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान, देखो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, ठीक है। अलग अलग जैसे ना कि अलग अलग आर्म्स हो गया, अलग अलग एमुनेशन हो गया, ये सऊदी अरेबिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। या फिर ट्रेनिंग हो गया, कई बार मतलब पाकिस्तान भी उनके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइज रखता है। तो आपस में ये जो कोलैबोरेशन है ये इंडिया को थोड़ी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या बन जाएगा हमारा, आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आपस में थोड़ी कल्चरल एंगेजमेंट को बढ़ाएं, ठीक है। हमारे बीच में देखो कॉमन रिलेशनशिप बहुत सारे हैं, हमने देखा भी किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग G20 या जीसीसी के अंदर हम किस तरह से आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो अगर इस चीज को थोड़ा और बढ़ाया जाए, कल्चरल एक्सचेंज जो मक्का मदीना की बात करी, या फिर राइट, तो ये इस तरह का कल्चरल एक्सचेंज है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ट्रेड को और थोड़ा हम बैलेंस करें, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो अलग अलग जैसे सऊदीआइजेशन की पॉलिसी होगी, फैमिली टैक्स हो गया, इससे जो इश्यूज आए हैं इनको हम टैकल कर सकते हैं, इनको आपस में डील किया जा सकता है कि देखा जाए कि इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके अलावा देखो आज के टाइम पे चलो सऊदी अरेबिया में हमें ऑयल वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, पर सऊदी अरेबिया भी जानता है कि फ्यूचर ना दरअसल में रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का ही होने वाला है। इस वजह से सऊदी अरेबिया भी नई नई चीजें अभी तलाश रहा है कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास हो सकती हैं, जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है उनकी ऑयल के कॉरस्पॉन्डिंग उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इंडिया के साथ वो काफी कोलैबोरेशन कर रहा है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हो गए सऊदी अरेबिया के, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, यहाँ पर सऊदी अरेबिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही कुछ नए सेक्टर्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आईटी हो गया, हेल्थ हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, अलग अलग फील्ड्स में अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन हो गया, ये चीजें भी हम देख सकते हैं, ताकि ओवरऑल देखो किस तरह से हम एक अच्छी पीस स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए इस एरिया के अंदर, राइट। तो इंडो अब्राहमिक फ्रेमवर्क अगर हम इसको इंश्योर करते हैं तो लॉन्ग टर्म पीस स्टेबिलिटी इसको इंश्योर किया जा सकता है, एंड ओवरऑल पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप बनाते हुए अच्छी डेवलपमेंट की तरफ हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये था दूसरा एडिटोरियल जो कहीं ना कहीं इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप में क्या इश्यूज थे, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इनके रिगार्डिंग चीजों को हाईलाइट करना है। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ जो डिस्कस करता है रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर। देखो याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया 21 अक्टूबर को हमने स्टेबल बर्निंग का मुद्दा डिस्कस किया था। अब उसी के साथ एक मिलता जुलता यहाँ पे चीज यहाँ पे राइटर ने डिस्कस करी है। बात क्या हो रही है, एक्चुअल में जो पंजाब का जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर बायो एनर्जी प्लांट एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगाया गया है। अब देखो इसका क्या होगा, इसका काम क्या होगा, जो हमारा पैडी स्ट्रॉ है, जो स्टबल बर्निंग के अंदर जो पैडी होती है ना, जो स्टबल होता है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं किसके अंदर, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के अंदर। तो ये क्या था, एक तरह से वेस्ट था, इससे क्या हमने कन्वर्ट कर दी, एनर्जी बना दी। तो ये हो गया वेस्ट से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज को हमें इंश्योर करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये सारी पॉइंट्स वही राइटर बता रहे हैं किस तरह से स्टबल बर्निंग से काफी सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है ना, किस तरह से दिल्ली एनसीआर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये जो स्मॉग के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जिससे ओवरऑल काफी इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो राइटर बात क्या कर रहे हैं कि अलग अलग हमने ना प्लान्स लेके आए हुए हैं, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। कुछ होते हैं इन सीटू प्लान्स, इन सीटू का मतलब जो ओरिजिनल प्लेस में ही हम करें, ठीक है ना। जैसे एक डिस्कस किया था ना, हैप्पी सीडर की बात करी थी। हैप्पी सीडर क्या था, एक ऐसी मशीन थी जो क्या करती थी, जो मान लो कि राइस का स्ट्रॉ है, इसको हटा दिया, उसकी जगह पे जो नया वीट का मान लो आपने
उसके सीड डालने हैं तो वीट के सीड को वहां पे डाल दिया जाता है। तो हैप्पी सीडर एक टेक्निक थी, राइट। उसके अलावा हमने पूसा डिकम्पोजर की बात करी थी, ठीक है, जो एक तरह का क्या होता है, बायो डिकम्पोजर होता है, एक तरह से बेसिकली स्प्रे किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा स्टबल है, राइस का स्टबल है, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, वो बाद में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, फिर उसको हमें जरूरत नहीं पड़ती इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग करने की। तो ये सभी चीजें क्या है, ये फील्ड के अंदर ही तो हो रही हैं, तो इनको क्या बोल दिया था, इन सीटू। उसी तरह से मैंने आपके साथ ना एक्स सीटू के रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया था। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन के कहीं ना कहीं बाहर होता है। जैसे मान लो अब स्टबल थी, स्टबल को क्या किया, स्टबल को आपने किया कलेक्ट, ठीक है, फिर स्टबल को कलेक्ट करने के बाद इसको एज अ फ्यूल यूज किया, समझ रहे हो। वो स्टबल को, जो स्टबल जो राइस की स्टबल है मान लो, तो उसको कलेक्ट किया और उसको एज अ फ्यूल यूज किया, मान लीजिए उससे क्या बना लिया हमने, एथेनॉल बना लिया, ठीक है ना। या इस तरह की हम चीजें कहीं ना कहीं कर सकते हैं, जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट्स के अंदर यूज किया जा सकता है, ठीक है, बायोमास के अंदर। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं एक्स टू के अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर बात क्या करी जा रही है कि देखो इसके अलावा भी हमने देखो एक्सी टू एफर्ट्स भी हमने कोशिश करी है, इन सीटू के अंदर हैप्पी सीडर हो गया, पूसा डिकम्पोजर, बायो डिकम्पोजर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लीगल मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए एरियाज के अंदर कोई भी इस तरह की स्टबल करता हुआ पाया गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग केसेस चलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि इवन विद ऑल दीज एफर्ट्स आज भी हमें फार्म फायर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम जो बात करते हैं कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या वेस्टर्न यूपी सिर्फ इसी जगह होती है, नहीं। ये पहले तो चलो थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा थी, पर अब ये हर जगह होने लगी है। इसके साथ ही अब ये राबी क्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी होने लगी है। देखो आप जानते हो ना, जो खरीफ होती है, खरीफ का सीजन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जून से अक्टूबर का होता है, ठीक है। और जो राबी होता है, राबी का सीजन अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर से मार्च का होता है। तो पहले हम ना जनरली ये जो स्टबल बर्निंग थी ये खरीफ क्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखते थे, पर आजकल हमें राबी क्रॉप्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर नीति आयोग हो गया, इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन किया कि कैसे हम इस स्टबल को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सी2 यूज कर सकते हैं। एक्सी2 भी डिस्कस किया था ना, जो हमने 2G एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करी थी, राइट। तो उन्होंने ये चीज बात करी थी कि किस तरह से हम क्या करें, इस स्टबल को कलेक्ट करें, उसको स्टोर करें और उसको यूज करें ताकि इसको कन्वर्ट किया जा पाए किसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के और सोर्सेस के अंदर। तो यहीं पर राइटर ने बात करी हुई है कि अगर हम इस तरह की चीजों को करते हैं तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता था उसको कम करेगा, ठीक है ना। जो 9.7 मिलियन टन कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और जो पार्टिकुलर मैटर 2.5, इनको कम करने के अंदर ये काफी बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही एक चीज आप और सोचो, और क्या है, हमारे जो फार्मर है वो जब इस स्टबल को बेचेंगे तो उसका भी तो, इनका भी तो क्या होगा, इनकी भी तो इनकम इंक्रीज होगी। तो काफी मेजर यहाँ पे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, लोगों की, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, और ये राइस स्टॉक हम बर्न कर रहे थे ये भी बच गया। तो हर तरह से हमें यहाँ पे बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट की ना एक स्कीम है, सतत स्कीम, मीनिंग सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, कंप्रेस्ड बायोगैस का ना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमने क्या करना है, 5% का टारगेट हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर जैसे पंजाब के अंदर जो इश्यूज आते हैं, ठीक है, स्टबल के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको कन्वर्ट करें स्टबल को कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर, तो ये जो टारगेट था सतत स्कीम के अंदर, इसको भी अचीव किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेप हो सकता है हर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो कंपनीज की बात है, ठीक है, वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने देखो 2018 में गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया था कि इस तरह का ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट क्या करेगा, ये 1 लाख टन पैडी स्टॉक को यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी, ठीक है। तो इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग सारा ना डेटा दिया हुआ है कि किस तरह से हम इसको कलेक्ट करें, कितने हम पैसे कमा सकते हैं, फार्मर्स को बेनिफिट क्या होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा हमें डेटा दिया हुआ है। उस डेटा के बेस पे इंप्रूव बात करी गई है कि ये जो एक तरह से हमने वेस्ट सोचा हुआ है ना, इसको पैडी का जो बेसिकली स्ट्रॉ वगैरह बचा है, उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक तरह की क्या आ जाएगी, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का देखो मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके पास इनपुट है, इनपुट से क्या हुआ, कोई चीज प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन हुई, इसकी प्रोडक्शन से कहाँ गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गया, डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ जाता है, मान लो यूज की तरफ, उसको यूज किया गया उस प्रोडक्ट को, फिर उसको इन द एंड क्या कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। अब डिस्पोज के बाद ना हम सोचते हैं कि चीजें खत्म हो गई, कि अब बस इसको डस्टबिन में फेंक देना है, पर ऐसा नहीं होता। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर आप इस डिस्पोजल का कुछ तरह से, मान लो आपने क्या कर दिया, कुछ रिसाइकलिंग कर दी, ठीक है ना, या फिर इसको रीयूज के लिए डाल दिया थोड़ा चेंजेस करके,
ठीक है ना, कुछ रीफर्बिशिंग कर दी, रीमैन्युफैक्चरिंग कर दी, इस तरह की चीजों को यूज करते हुए ये आपने क्या कर दिया, एक तरह का सर्कल बना दिया या साइकिल बना दिया, इसको क्या बोल दिया, एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज इसमें हेल्प करती है। एंड कहीं ना कहीं नीति आयोग ने भी यही बात बोली है कि सर्कुलर इकोनॉमी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के अंदर। वो जो सारे पॉइंट डिस्कस किए थे ना, वेल्थ कन्वर्ट कर रहे हैं हम, वेस्ट को वेल्थ में के अंदर कन्वर्ट करना, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना, ये सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीजें देखी जा सकती हैं। तो राइटर भी यही बात करते हैं कि इवन जो कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ से जो कहीं ना कहीं इनका जो ऑर्गेनिक मैन्योर मिली, इसको फिर से हम यूटिलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो एक तरह से ये भी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट ही बन गया कि उसको हमने दोबारा से यूटिलाइज कर दिया। तो जो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंस थी, उनको कम किया जा सकता है, लोगों को और नए नए रोजगार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नई नई फैक्ट्री सेटअप होंगी ना, ये जो कन्वर्ट करेंगे इस चीज को कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, जो एथेनॉल की हम बात कर रहे थे या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर रहे थे, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, राइट। ओवरऑल पंजाब की, या पंजाब की क्या, पूरे इंडिया की जहां पर भी ये चीज होती है, उसकी इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जहां पर इन्वायरमेंट को भी फायदा है क्योंकि हम स्टेबल बर्निंग नहीं कर रहे, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, फार्मर की इनकम बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी हो रही है, और लोगों को साथ साथ रोजगार भी और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अगर रूरल इकोनॉमी के लिए ना ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, पूरे इंडिया में भी इसको एक बड़े स्तर पे लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे जो एग्रीकल्चर जिस तरह से हम कर रहे थे उसमें चेंजेस आएंगे, एंड ओवरऑल एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम अच्छे से मूव कर सकते हैं, जहां पर सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा तीसरा एडिटोरियल। आई होप आज के तीनों एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप भी इस तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।